आज की कहानी चंपक चौकीदार। सालों पहले की बात है। एक बहुत सुंदर जंगल था। उसी जंगल के पास ही में एक किसान का घर भी था और उस किसान का नाम भोलू था। भोलू के पास थोड़ी सी जमीन थी और वो उसी जमीन में खाने पीने के लायक फसल उगाता। भोलू के पास एक मुर्गी और एक गधा था। गधे को वो प्यार से चतुर और मुर्गी को मिनी कह के बुलाता था। मिनी रोज एक अंडा देती और भोलू पूरे हफ्ते के अंडे इकट्ठा करता, फिर उसको बेच देता था। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से और खेत में उगी फसल से ही भोलू का गुजारा चलता था। उन दिनों गेहूं की फसल पककर कटाई के लिए तैयार थी। भोलू ने अपनी पकी हुई फसल की कटाई की और फसल से निकले हुए अनाज को एक बोरी में भर दिया, क्योंकि उसे ये सारी फसल शहर जाकर बेचनी थी। अगले दिन सुबह सुबह भोलू चतुर के साथ शहर के लिए निकल पड़ा और जाते जाते भोलू मिनी से कहने लगा, अरे सुनो मिनी, अब की बार बहुत अच्छी फसल हुई है। मैं इसको बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 3-4 दिन में लौट आऊँगा। मैंने तुम्हारे 3-4 दिन का दाना पानी घर के अंदर रख दिया है। मेरे जाने के बाद तुम कमरे के अंदर ही रहना और जब तक मैं वापस ना आऊँ किसी भी कीमत पर घर को छोड़कर बाहर मत जाना, ठीक है ना? अब मैं घर की सारी जिम्मेवारी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ मिनी। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र होकर जाइए और हाँ, आते वक्त मेरे लिए एक नया झूला लेते आना। फिर मिनी को घर पर अकेला छोड़कर भोलू शहर के लिए निकल पड़ा। अब मिनी कमरे के अंदर ही रहती और वहीं पर अपना खाना पीना करती। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत गए, लेकिन भोलू अभी तक नहीं लौटा। वहीं दूसरी ओर मिनी का खाना खत्म भी हो गया। बिना खाना पाने के अब मिनी बहुत परेशान रहने लगी और अब वो हर रोज अपने मालिक के वापस आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। एक दिन दोपहर के समय भूखी प्यासी मिनी सो रही थी। तभी अचानक से बाहर का मौसम बदल गया। बहुत तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और बारिश से मिनी की नींद टूट गई। अब मिनी बैठी हुई कमरे के दरवाजे से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसको किसी के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो बहुत डर गई। उसने फिर हिम्मत करके बाहर की तरफ देखा तो उसको पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बंदर दिखाई दिया। तेज बारिश और तड़ातड़ गिरती हुई बिजली के कारण बंदर बहुत डरा हुआ था और तभी देखते ही देखते बर्फ से बने गोले भी आसमान से तेज तेज गिरने लगे और बंदर को लगने लगे। अब बंदर को और तेज दर्द होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी हालत देखकर मिनी को उस पर दया आ गई। वहीं दूसरी तरफ उसको यह डर भी था कि बंदर एक जंगली जानवर है, कहीं ये उसको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन बंदर की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर मिनी अपनी जान की परवाह ना करते हुए कहने लगी, अरे ओ बंदर भाई, अरे इधर, हाँ हाँ इधर। अरे भाई, ऐसे बाहर रहोगे तो बर्फ के गोले तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। तुम एक काम करो, यहाँ मेरे घर के अंदर आ जाओ। अरे बहन, अगर मैं अंदर आ गया तो तुम्हारे मालिक मेरी पिटाई कर देंगे। तुम चिंता मत करो,
मेरे मालिक यहाँ नहीं हैं और जब वो आएंगे तो मैं उनको सारी बात बता दूंगी। अभी के लिए तुम अंदर आ जाओ। फिर मिनी की बात मानकर बंदर घर के अंदर आ जाता है। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं बाहर ही मर जाता। तुम्हारा ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहन, एक एहसान और कर दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैं जंगल से यहाँ खाने की तलाश में ही आया था। भाई, मुझे माफ करना, मैं खुद 3-4 दिन से भूखी हूँ। मेरे मालिक मेरे लिए खाना तो रख कर गए थे, लेकिन समय अनुसार वो वापस नहीं आए और मेरा खाना खत्म हो गया। मेरे मालिक ने हमेशा मुझे घर पर ही खाना दिया, तो मैं जंगल में कभी गई ही नहीं और अब मैं उनके आने का ही इंतजार कर रही हूँ। फिर कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई और बंदर वहां से चला गया। तभी कुछ देर बाद मिनी को जोर से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसको लगा कि मालिक आ गए और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगी तो उसने पाया कि जिस बंदर की उसने जान बचाई थी वो अपने हाथ में बहुत सारा खाना लेकर आया है। अरे बहन, तुम इतने दिनों से भूखी थी ना, ये लो, अब पेट भर कर खाओ। और अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। जब तक तुम्हारे मालिक वापस नहीं आ जाते, मैं बीच बीच में तुम्हारे लिए खाना लेकर आता रहूंगा। बहुत सारा खाना पाकर मिनी बहुत खुश हुई और फिर खुशी खुशी बंदर भी वहां से चला गया। फिर कई दिनों से भूखी मिनी ने पेट भर के खाना खाया। 1-2 दिन बीत जाने के बाद मिनी के दिए हुए अंडों से अब चूजे बाहर आ गए थे। चूजों को देखकर मिनी बहुत खुश हुई थी। अब मिनी अपने चूजों का ख्याल रखती और उनको खाना खिलाती। एक दिन मिनी आराम कर रही थी और चूजे खेल रहे थे। तभी जंगली लोमड़ी की तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और देखते ही देखते वो आवाज और तेज हो गई। मिनी ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसने पाया कि एक लोमड़ी घर के बाहर घूम रही है। लोमड़ी को देखकर वो बहुत डर गई। मिनी समझ गई थी कि लोमड़ी को उसके बच्चों की आवाज सुनाई पड़ चुकी है और इसीलिए वो घर के पास उनको इधर उधर ढूंढ रही है। मिनी जानती थी कि अगर लोमड़ी अंदर आ गई तो वो उसके बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी तक भोलू भी वापस नहीं आया था, तो अब मिनी और उसके बच्चों को कोई लोमड़ी से बचा भी नहीं सकता था। अब मिनी को अपने और अपने बच्चों की चिंता होने लगी। तभी थोड़ी देर में मिनी को सीटी की आवाज सुनाई दी। जैसे तैसे मिनी ने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर देखा तो उसने पाया कि रंगीला उनकी तरफ आ रहा है। फिर रंगीला घर के अंदर आ गया और मिनी के साथ चूजों को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह बहन, अब तो मैं मामा बन गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? हाँ भाई, तुम सही समय पर आए हो। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भाई, एक लोमड़ी मेरे बच्चों की आवाज सुनकर उनकी तलाश करते हुए घर के बाहर घूम रही थी। अगर वो अंदर आ जाती तो मेरे साथ साथ वो मेरे बच्चों को भी खा जाती और जब मालिक वापस आते तो उन्हें मैं यहाँ नहीं मिलती तो वो भी बहुत परेशान हो जाते। मिनी बहन, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई है ना यहाँ। चलो आज उस लोमड़ी की अकल को ठिकाने पर लगाते हैं। तुम एक काम करो, तुम घर के बाहर आराम से जाओ और आराम से घूमो और जैसे ही वो लोमड़ी तुम्हें दिखाई दे तुम तुरंत घर के अंदर आ जाना। फिर रंगीला की बात मानकर
मिनी घर के बाहर जाकर घूमने लगी और जोर जोर से चिल्लाने भी लगी। लोमड़ी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी तो मिनी की आवाज उसको सुनाई पड़ गई। मिनी की आवाज सुनते ही वो तुरंत ही घर की तरफ दौड़ पड़ी और घर के पास आते ही उसकी नजर मिनी पर पड़ी। मिनी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो चुपचाप मिनी की तरफ बढ़ने लगी। मिनी की नजर भी लोमड़ी पे पड़ गई। तभी मिनी घर के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। योजना के अनुसार रंगीला पहले ही हाथ में डंडा लेकर तैयार खड़ा था। जैसे ही लोमड़ी घर के अंदर घुसी, रंगीला ने न आओ देखा न ताओ, सीधे लोमड़ी पर टूट पड़ा और रंगीला ने लोमड़ी की जमकर धुनाई कर दी। हा 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 हा, मिनी को अकेला समझा था क्या? अपन है ना इसके साथ। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब मिनी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको और उसके बच्चों को कोई खतरा नहीं था। इस तरह रंगीला ने मिनी की मदद करके अपना फर्ज निभाया। बहन, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे मालिक वापस नहीं आते, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। फिर रंगीला मिनी और उसके छोटे छोटे चूजों के साथ खुशी से रहने लगा। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। मिनी बहन, मैं खाना लेने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। जल्द ही लौट आऊंगा। इतने तुम अपना और अपने चूजों का ध्यान रखना। फिर रंगीला जंगल की तरफ चला गया। कुछ ही देर में भोलू भी घर आ गया। भोलू की हालत बहुत ही खस्ता थी। भोलू को देखकर मिनी को हैरानी हुई और मिनी हैरानी से पूछने लगी, मालिक, इतने दिन आप कहाँ थे और आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप अकेले ही आए हो? चतुर कहाँ है? मिनी, मुझे माफ करना, मैं समय पर वापस नहीं आ पाया। दरअसल जब मैं फसल बेचकर वापस आ रहा था तो जंगल से गुजरते समय मुझे दो बदमाशों ने घेर लिया। उन्होंने मेरे सारे पैसे भी ले लिए और मुझे कई दिनों तक बिना खाना पानी के वहीं रखा। जब उनके सारे पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने मुझे घर से गहने और ज्यादा पैसे लाने के लिए भेजा है। उन्होंने चतुर को अपने पास ही रख लिया। अगर मैं समय से वापस नहीं गया तो वो चतुर को किसी और को बेच देंगे। लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने चतुर को कैसे वापस लाऊं? भोलू की सारी बातें सुनकर मिनी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो रोने लग गई। मिनी और भोलू इस बात से अनजान थे कि रंगीला बाहर खड़ा है और वो सब सुन रहा है। फिर रंगीला अंदर आता है और रंगीला को देखकर एक बार तो भोलू डर जाता है। अरे मालिक, डरो मत, ये रंगीला भैया है। इनके बहुत एहसान है मुझ पर। आज मैं और मेरे बच्चे इनकी वजह से ही जिंदा हैं। अगर ये ना होते तो आप अपनी मिनी को भी हमेशा के लिए खो देते। अरे बहन, वो तो मेरा फर्ज था। तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। भोलू जी, आप परेशान मत होइए। बस आप मुझे ये बताइए, वो बदमाश रहते कहाँ हैं? हम तीनों चलकर अपने चतुर को घर वापस लेकर ही आएंगे। रंगीला, मैं मानता हूँ तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन दोस्त, वो कोई लोमड़ी नहीं जिनको तुम भगा सको। वो इंसान के रूप में भेड़िए हैं और तुम उनसे नहीं जीत सकते। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। बस आप मुझे उनके पास ले चलिए। फिर भोलू ने मिनी की तरफ देखा तो मिनी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। फिर रंगीला, मिनी और भोलू तीनों मिलकर बदमाशों के घर की तरफ चल दिए। कुछ देर चलने के बाद तीनों वहां पहुंच गए। चतुर घर के बाहर ही बंधा हुआ था और अपने मालिक को देखकर वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। चतुर की आवाज सुनकर दोनों बदमाश भी घर के बाहर आ गए। अरे वाह, तू
तो बड़ी जल्दी आ गया। ला, अब जल्दी से गहने और पैसे हमारे हवाले कर दे, फिर ले जा अपने इस गधे को। हम कोई पैसे नहीं देने वाले, और हाँ, हम सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाएंगे और चतुर को भी यहाँ से बिना पैसे दिए लेकर जाएंगे। अरे कल्लू दादा देखो तो सही, ये बंदर बोल रहा है गधे को हमसे छीन कर लेकर जाएगा। अरे भोलू, कोई और नहीं मिला तुझे तेरी फौज में भर्ती करने को? अब तेरे इस बंदर की गुस्ताखी की सजा तुम सबको मिलेगी। इस बंदर को तो मैं मंदारी को बेचूंगा, नहीं मनोरंजन करेगा लोगों का ये। तेरी ये मुर्गी आज हमारे शाम का खाना बनेगी, और तुझे तो आज हम सबक सिखाकर ही दम लेंगे। फिर जैसे ही कल्लू दादा और उसका दोस्त रंगीला की तरफ बढ़ने लगे, तब रंगीला ने जोर से सीटी बजाई और सीटी के बजते ही एकदम जोर से हवा चलने लगी और फिल्मी स्टाइल में हाथ में डंडा लिए चंपक की एंट्री हुई। चंपक को देखते ही कल्लू दादा के दोस्त की पैंट गीली हो गई। अरे कल्लू दादा, ये तो वही बंदर है, बिज्जू मोमोज वाले का दोस्त। उस दिन तो हम बच गए थे इससे। दादा लगता है आज ये नहीं छोड़ेगा हमें। इससे पहले वो कुछ और सोच पाते, चतुर ने पीछे से जोर की लात मारी और लात लगते ही कल्लू दादा धरती पे जा गिरा और फिर सभी ने मिलकर कल्लू दादा और उसके दोस्त की जमकर धुनाई कर दी। एक तरफ सभी मिलकर उनकी धुनाई कर रहे थे, वहीं चंपक आकर कहने लगता है, ए बेड़ू, अरे रंगीला अपना दोस्त है रे बाबा। अब इस छुटके का ध्यान अपुन नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? और तुम लोग क्या सोच रहे लाए कि अपुन कौन है? अरे अपुन का मोमोज वाला स्टोरी नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? कोई नहीं रे बाबा, अपुन लिंक डिस्क्रिप्शन में देता है ना तुम लोगों को, टेंशन नको लेने का। चलो, अब ये कहानी तुम्हें मस्त लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अरे सोच क्या रहे हो यार, ठोको ना लाइक। ए भाई लोग, अब तो चतुर को हम सब ने छुड़ा लिया है, अब घर चलते हैं और पार्टी करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी कटीली झाड़ी को मिला सबक। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल के सारे पेड़ बहुत ही हरे भरे थे, इसलिए सभी लोग उस जंगल को सदाबहार जंगल के नाम से पुकारते थे। उसी जंगल से होकर एक रास्ता भी गुजरता था और रास्ते से आने जाने वाले सभी यात्री उस जंगल के पेड़ों की बहुत प्रशंसा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ झाड़ी का भी था। झाड़ी का पेड़ कांटेदार और छोटे छोटे पत्तों वाला था। उस रास्ते से आने जाने वाले यात्री उस झाड़ी के पेड़ की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि कांटे होने के कारण कोई पशु पक्षी भी उस कटीली झाड़ी के नीचे ना तो बैठता और ना उसके ऊपर अपना घोंसला बनाता। वहीं दूसरी तरफ लोग उसके साथ में लगे हुए बड़े बड़े पेड़ों के फल खाते, उसके नीचे आराम करते और उनकी प्रशंसा भी करते थे। ये सब देखकर कटीली झाड़ी को अपने आप पर बहुत ही अफसोस होता। वो हमेशा सोचते रहती, मैं इस जंगल में क्यों हूँ? मेरा क्या ही वजूद। ना तो कोई मुझ पर फल लगता, ना कोई पक्षी मेरे ऊपर अपना घोंसला बनाता है। इससे अच्छा तो मैं सूख कर ही मर जाऊं। उसी जंगल के राजा वनदेव अक्सर जंगल में आते थे। वनदेव अपने पेड़ों की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते। एक बार जब वनदेव झाड़ी के पास से गुजर रहे थे तो झाड़ी कहने लगी, हे वनदेव, क्या इस जंगल में
मेरे जैसा बदनसीब कोई और भी है क्या? आप देख रहे हैं, मेरे शरीर पर फल फूल लगने की बात तो कोसों दूर, पत्ते तक भी ठीक से नहीं लगते। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मुझे ऐसी सजा मिली? तुम चाहती क्या हो? अपनी इच्छा साफ साफ मुझे बताओ। वनदेव, मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मेरा नसीब साथ नहीं देता। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर पर सुनहरे रंग के सुंदर सुंदर पत्ते लगा दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर देखते ही देखते कटीली झाड़ी पर सुनहरे रंग के सुंदर सुंदर पत्ते आ गए। ये देखकर अब वो अपने आप में फूले नहीं समा रही थी। उसे ये सोचकर अब बहुत खुशी मिलती थी कि अब सभी लोग सिर्फ मेरी ही तरफ देखेंगे, क्योंकि अब मेरे ऊपर तो सुनहरे और सुंदर पत्ते लग चुके हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी खुशियाँ कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है, क्योंकि जैसे ही कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता, कटीली झाड़ी के सुनहरे पत्तों को देखकर उसका मन ललचा जाता और जाने अनजाने में वो एक पत्ता तोड़ ही देता। इस तरह कुछ ही दिनों में कटीली झाड़ी के सारे सुनहरे पत्ते एक एक करके तोड़ दिए गए और सिर्फ अंत में उसका वह कांटे वाला शरीर ही बच गया। इससे वो बहुत परेशान हो गई। उसने बहुत ज्यादा दुखी होकर फिर से वनदेव को याद किया और तुरंत ही वनदेव प्रकट हो गए और पूछने लगे, अब क्या समस्या आ गई और तुम्हारे सारे पत्ते कैसे गायब हो गए? हे वनदेव, मेरी किस्मत में खुशियाँ कहाँ ज़्यादा देर तक टिकती हैं। आपने मुझे सुनहरे पत्ते दिए तो थे, लेकिन मैं उनका आनंद नहीं उठा सकी। आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे पत्तों की बनावट कांच जैसी कर दें, ताकि आने जाने वाले लोग उनको तोड़े नहीं और मैं खुशी से रह सकूं। तथास्तु, ऐसा ही हो। अब देखते ही देखते कटीली झाड़ी पर कांच के पत्ते लग गए और फिर वो सोचने लगी, इस बार तो मैंने नया जन्म ही ले लिया है। अब तो मुझे कोई समस्या ही नहीं। अब वो खुशी से रहने लगी। पर कुछ ही दिनों में बहुत तेज आंधी आ गई। आंधी के कारण बहुत सारे पत्ते टूटकर गिर गए। झाड़ी के पत्तों के साथ तो बहुत ही भयानक स्थिति बनी। आंधी के झोंके से झाड़ी के कांच वाले पत्ते टूट टूट कर झाड़ी में ही घुस गए, जिसके कारण झाड़ी बुरी तरह से घायल हो गई। कुछ ही दिनों में वहां पर वनदेव फिर से आ गए और वनदेव को देखकर झाड़ी फूट फूट कर रोने लगी। इस बार फिर वनदेव ने पूछा, अब क्या हुआ? अब क्यों परेशान हो तुम? हे वनदेव, अब की बार ना तो मुझे सुनहरे पत्ते चाहिए और ना ही कांच के पत्ते चाहिए। आप मुझे दूसरे पेड़ पौधों की तरह ही पत्ते दे दो, लेकिन इतने सारे और बड़े बड़े पत्ते दें कि मैं सबसे अलग लगूं। ठीक है झाड़ी रानी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब झाड़ी में हरे भरे और बड़े बड़े पत्ते लग गए। एक एक टहनी में इतने सारे पत्ते थे कि ज्यादा वजन के कारण पूरी की पूरी टहनी धरती को छूने लगी। अब झाड़ी अपने आप को दूसरे पेड़ों से बहुत ही अलग समझने लगी। उसको लगने लगा कि मेरे पास तो इतने बड़े बड़े पत्ते हैं कि मैं धरती पर आने वाली सूर्य के प्रकाश को भी रोक सकती हूँ, और इस बात का उसको घमंड रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में चरने के लिए एक बकरी आ गई। सबसे पहले उस बकरी की नजर उस झाड़ी के हरे भरे पत्तों पर पड़ी और पत्तों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और तुरंत ही वो पत्तों पर टूट पड़ी और देखते ही देखते उसने सारे पत्ते चट कर दिए। सारे पत्ते खा लेने से झाड़ी फिर से एक बार बिना पत्तों वाले पेड़ में बदल गई।
झाड़ी का सारा घमंड एकदम चकनाचूर हो गया और आखिरकार वो अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा हुई। अगले ही दिन जब वनदेव वहां से गुजर रहे थे तो रोते हुए वो कहने लगी, हे वनदेव, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान ने सारी चीज सोच समझकर ही बनाई है। भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज में कमी कैसे हो सकती है। मेरा आपसे आखिरी निवेदन यही है कि मैं जैसी थी मुझे वैसा ही बना दीजिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा खुश उसी समय थी। फिर वनदेव ने झाड़ी को उसके असली रूप में बदल दिया और फिर झाड़ी खुशी से रहने लगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी, बंदर ने लिया शेर से पंगा। सालों पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में चंपक नाम का बंदर भी था। चंपक स्वभाव से बहुत ही शैतान और घमंडी था। वो झुंड के दूसरे बंदरों को तंग करता, उनका खाना छीनकर खा जाता और सभी के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता था। उसकी इन्हीं आदतों से उसके झुंड के सभी बंदर उससे बहुत परेशान रहते थे। अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो जंगल के दूसरे जानवरों को भी तंग करने से नहीं घबराता था। चंपक ने तालाब की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक गड्ढा खोद रखा था और उस गड्ढे को पतली लकड़ी और पत्तियों से ढककर रखा हुआ था ताकि किसी को पता न चले कि नीचे गड्ढा है। चंपक चुपचाप पेड़ पर बैठा हुआ इंतजार करता कि अब कोई जानवर पानी पीने के लिए आए और इस गड्ढे में गिर जाए। दूसरों को तकलीफ में डालकर चंपक को बहुत मजा आता था। उसके इसी व्यवहार के कारण उसके सभी बंदर दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली थी। इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। एक दिन उसी रास्ते में एक बकरी गुजर रही थी और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आई, धड़ाम से वो गड्ढे में गिर गई। अचानक इस तरह गिरने से उसको चोट लग गई और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए जैसे तैसे गड्ढे से निकलकर जाते हुए कहने लगी, हाय, मैं मर गई। पता नहीं किस कमबख्त ने इस गड्ढे को ढक रखा था। कितना बुरा समय आ गया है। पता नहीं दूसरों को तंग करने में लोगों को मजा क्यों आता है। हाय मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। उसकी ये हालत देखकर चंपक को बड़ा मजा आ रहा था। अगले दिन ऐसे ही एक गधा पानी पीने जा रहा था और वो भी चंपक के बनाए हुए गड्ढे में गिर गया और जैसे तैसे निकलकर दर्द के मारे कहराते हुए वो भी वहां से चला गया। दूसरों को परेशान करना अब चंपक की पसंदीदा आदत बन गई थी। एक दिन चंपक पेड़ में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते से आ रहे शेर पर पड़ी। शेर को देखकर चंपक मन ही मन सोचने लगा, ओह, आज तो जंगल के राजा भी इधर आ रहे हैं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। और जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से गुजरने लगा तो धड़ाम से वो भी गड्ढे में जा गिरा। शेर के गड्ढे में गिरते ही चंपक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा,
देखो देखो कैसे मैंने जंगल के राजा को भी बेवकूफ बना दिया। तभी गुस्से में भरा शेर चंपक को देखते हुए कहता है, अरे ओ दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझ पर हंस रहा है। अगर तू कभी मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तो पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। आपको आता है क्या पेड़ पर चढ़ना? बंदर हंसते हुए पेड़ की टहनी पर उछल कूद मचाने लगा और शेर को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए पेड़ के फल तोड़कर मारने लगा। वो ऐसा कर ही रहा था कि अचानक से पेड़ की टहनी टूट गई और वो सीधा धड़ाम से गड्ढे में जा गिरा। और जैसे ही वो गिरा, गुस्से से भरे शेर ने उसे झट से दबोच लिया। अब बंदर की जान आफत में आ गई। अब इतने नजदीक से शेर को देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या। इतने में शेर कहता है, बहुत फालतू बकवास कर रहा था ना। अब बता, तुझे कच्चा खाऊं या पका के खाऊं? अरे भाई, माँ कसम, मैं तो खुद ही माफी मांगने के लिए नीचे आया हूँ। मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। अच्छा, तब से तो बहुत मजाक उड़ा रहा था तू। वो तूने तो मुझसे पहले कई और जानवरों को इस गड्ढे में गिराकर चोट पहुंचाई है ना, तो ये ले, आज मैं तुझे इस गड्ढे में दफनाकर हमेशा के लिए माफी दे देता हूँ। तेरी करने की सजा यही है। फिर गुस्से से भरे शेर ने बंदर की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस तरह बंदर को अपनी करनी का फल मिला। तभी तो कहते हैं, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।